नमस्कार दोस्तों, मैं शशांक तिवारी EIC स्टडी जोन पे एक बार फिर से आ गया हूं आपके लिए। रात के बज रहे हैं 8 तारीख के आज 17 जून 2020। तो जैसा कि सुबह हमने 8 बजे करंट अफेयर्स पढ़ी थी, उसके बाद रात के 8 बजे हमारा क्या है 17 जून आज तारीख हो रही है और रात के 8 बजे हमारा चैप्टर जो चलेगा ज्योग्राफी का वो अभी मैं आपको बता दूंगा। अभी पहले हम ये जान लेते हैं कल की क्लास से हमने क्या पढ़ा। तो कल की क्लास का रिवीजन करना जरूरी है, और क्योंकि अगर हम रिवीजन करेंगे तभी हमें मॉक टेस्ट में क्वेश्चन समझ में आएंगे और फिर हम समझ में आ पाएगा कि हम आगे कैसे करेंगे या क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। तो बताइए, अभी तक की 2 क्लासों में मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया। मैंने आपको पढ़ाया प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन मतलब क्या? प्रेसिपिटेशन मतलब वर्षा। और हमने आपको कल पढ़ाए थे क्लाउड्स, और क्लाउड्स का चैप्टर जो मैंने आपको पढ़ाया था, मैंने आपको चार्ट बताया था। आशा करता हूँ आपको बड़े आराम से समझ में आ गया होगा। प्रेसिपिटेशन यानी कि वर्षा में मैंने आपको बेसिक पॉइंट्स बताए थे, टाइप्स ऑफ रेन्स बताई थी। पर्वतीय वर्षा, संवहनीय वर्षा और चक्रवाती वर्षा, ये मैंने आपको बताया था। क्लाउड्स में मैंने आपको बताए थे, क्लाउड्स यानी कि बादल। बादल कितने प्रकार के होते हैं? 3, हाई, मीडियम और लोअर क्लाउड्स। हाई क्लाउड्स 3 प्रकार के होते हैं। अब आपको रिवीजन करना बहुत आसान है। कौन कौन से होते हैं बताइए? सिरो क्लाउड्स, सिरो स्ट्रेटस क्लाउड्स और सिरो क्यूमुलस क्लाउड्स, है ना, ये होते हैं। इनकी वजह से चक्रवात आ सकता है, इनकी वजह से पक्का चक्रवात आएगा, ये साफ होते हैं, कुछ नहीं करते हैं। मीडियम क्लाउड्स अल्टो स्ट्रेटस और अल्टो क्यूमुलस, ये 2 होते हैं, ये मैंने आपको बताए थे। अल्टो स्ट्रेटस जो होता है और अल्टो क्यूमुलस जो होता है, तो अल्टो स्ट्रेटस की वजह से वर्षा होती है, अल्टो क्यूमुलस की वजह से ऐसा कुछ नहीं होता। लोअर क्लाउड्स 5 प्रकार के होते हैं। स्ट्रेटस, फिर क्या था बताइए? क्यूमुलो स्ट्रेटस, फिर था क्यूमुलस, फिर था क्यूमुलो निम्बस और फिर था निम्बो क्यूमुलस। मैंने आपको बताया था निम्बो क्यूमुलस या क्यूमुलो निम्बस जो होते हैं, निम्बस वर्ड का यूज होगा तो पक्का ताबड़तोड़ वर्षा होने वाली है, और ये सबसे घने और काले बादल होते हैं। घने काले बाल नहीं, बादल, ठीक है। तो ये हो गया आपके क्लाउड्स, ठीक। तो चलिए हमने इसको पढ़ लिया, आज हम नया चैप्टर पढ़ते हैं। आशा करते हैं आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आज हम स्टार्ट करेंगे इसका ज्योग्राफी का नया चैप्टर, फिर एक साथ इसका मॉक करेंगे। आज चैप्टर पढ़ेंगे एयर एंड एटमॉस्फेयर। एयर एंड एटमॉस्फेयर, एक वर्ड होता है हवा, या हवा तो वर्ड ही नहीं होता, एक वर्ड होता है वायु और एक होता है वायुमंडल। देखिए, एक वायु है और एक वायु का मंडल है ना। ऐसे लग रहा है एक आदमी है और एक आदमी का समूह है ना। तो वायुमंडल क्या है आपको पहले से पता है। वायुमंडल क्या है? हल्की गैसेस, डस्ट पार्टिकल्स और वाटर वेपर का मिश्रण है। वायुमंडल क्या है? एटमॉस्फेयर क्या है? एटमॉस्फेयर इज अ मिक्सचर ऑफ लाइट गैसेस, डस्ट पार्टिकल्स और वाटर वेपर। तो आपको ये बात पहले से ही समझ में आ गई कि वायुमंडल जो होता है, वायुमंडल कोई इकाई नहीं है भाई, ठीक है। वायुमंडल कोई यूनिट नहीं है, वायुमंडल मिक्सचर है। मिक्सचर किसका? डस्ट पार्टिकल्स का, वाटर वेपर्स का और धूल के कणों का। धूल के कण कभी ज्यादा हो सकते हैं, धूल के कण कभी कम हो सकते हैं। उनका मास कभी बढ़ सकता है, कभी मास कम हो सकता है। वाटर वेपर्स का मास कभी बढ़ सकता है, कभी कम हो सकता है, ऑब्वियसली, है ना। कभी ज्यादा कभी कम, कभी ड्राई कभी वेट, कभी ह्यूमिड, कभी आर्द्रता बढ़ जाती है, कभी शुष्क बढ़ जाता है ना। लेकिन वायु जो है, वायु तो एक इकाई है ना। तो बहुत सिंपल सा आपको मैं बता रहा हूँ। कभी आपने ऐसा फील किया, जैसे मान लीजिए कहीं हवा चल रही है, हवा चल रही है तो जैसे इधर से पंखा चल रहा है तो मेरी ये टी शर्ट उड़ रही है कि नहीं? ये क्यों उड़ रही है? क्योंकि उधर से हवा आ रही है। तो हवा आ रही है और ये टी शर्ट मेरी उड़ रही है, इसका मतलब क्या है? हवा का भार यानी हवा का जो दबाव है वो मेरी टी शर्ट पे पड़ रहा है। मेरी टी शर्ट हल्की है तो वो हल्की सी उड़ रही है ना। लेकिन क्या कभी ऐसा आपने फील किया है कि आप रोड पे चल रहे हैं और वायु हवा चल रही है और आपके कपड़े उड़ रहे हैं? ऐसा तो फील होता है। लेकिन क्या कभी ऐसा फील किया है आपने कि वायुमंडल की वजह से आपके कपड़े उड़ रहे हैं? या आपको लग रहा है अरे भैया आज तो वायुमंडल बहुत तेज चल रहा है भाई, अरे आज तो हम दबे जा रहे हैं, इसका दबाव बहुत तेज पड़ रहा है? ऐसा तो कभी नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि वायुमंडल क्या है? वायुमंडल ये यार एक सिंपल सा है, आपको मैं बताऊं। जैसे कि मान लीजिए एक ग्रुप है, ईगल ग्रुप या बिच्छू ग्रुप। तो बिच्छू ग्रुप क्या है? वो बहुत सारे गुंडों को मिला के बनता है ना। अगर मान लीजिए बिच्छू ग्रुप में गुंडे ही ना हो तो बिच्छू ग्रुप का कोई मतलब हुआ? कोई मतलब नहीं हुआ। इसका मतलब बिच्छू ग्रुप कुछ नहीं है, उसमें जो लोग हैं उसकी वजह से बिच्छू ग्रुप का मतलब है। समझ में आया? तो वायुमंडल क्या है? वायुमंडल एक सिंपल सा चैप्टर है
एटमॉस्फेयर कलेक्शन ऑफ वाटर वेपर्स, डस्ट पार्टिकल्स एंड गैसेस। अगर एक भी चीज को हटा दे तो वायुमंडल का मतलब ही नहीं बनता। तो और वायु जो है ये एक इकाई है, ये एक इकाई है, और यानी कि ये एक यूनिट है, और वायु भारयुक्त होती है, वायु भारयुक्त होती है, और वायु भारयुक्त होती है इसी वजह से तो ये जब चलती है तो हमें प्रेशर फील होता है। एक बात बताइए, जैसे मान लीजिए बहुत सिंपल सा है, आप खड़े हैं मैं खड़ा हूँ, ठीक है, मान लेते हैं आप हल्के, मतलब आप थोड़े से वीक, मतलब चलिए मैं मानता हूँ मैं वीक हूँ, ठीक है, आपको बुरा लग जाएगा कि आप वीक हैं, मैं वीक हूँ और आप मजबूत हैं। अब हमारे आपके बीच में तमाचा खेला गया। तमाचा का मतलब होता है एक झापड़ आप मारोगे, एक झापड़ हम मारेंगे, तो क्या होगा बताइए। मान लेते हैं हम आपके दोस्त हैं, तो झापड़ अगर खेलेंगे तो क्या होगा बताइए, कि झापड़ आप भी मारोगे, झापड़ हम भी मारेंगे, लेकिन जब हम झापड़ मारेंगे आपके, आप ध्यान रखिएगा आप ज़्यादा भारी हैं, हम हल्के हैं आपसे, ठीक है, तो हम जब झापड़ मारेंगे तो आपको झापड़ फील होगा या नहीं होगा? होगा, लेकिन उतना ज़्यादा फील नहीं होगा, क्योंकि हमारे हाथ का भार कम है, हमारा प्रेशर कम पड़ेगा, तो आपको लगेगा, तो ऐसा तो नहीं कि लगेगा नहीं, लगेगा, लेकिन उतनी तेज नहीं लगेगा। लेकिन आप जब मारोगे मेरे, तो हमको लगेगा नहीं लगेगा, हमको बहुत तेज लगेगा, हो सकता है हम फैल जाएं। इसका मतलब क्या है, हमको भी झापड़ लगा, आपको भी झापड़ लगा, लेकिन आपको झापड़ का प्रेशर कम लगा, हमको झापड़ का प्रेशर ज़्यादा लगा। समझ में आया? यानी कि जो चीज़ ज़्यादा भारी होती है उसका प्रेशर भी ज़्यादा होता है, जो चीज़ हल्की होती है उसमें भी प्रेशर होता है, लेकिन उतना प्रेशर नहीं होता। समझ में आया? तो हमेशा ध्यान रखिए, भारी चीज़ का प्रेशर हमेशा ज़्यादा होता है, हल्की चीज़ का प्रेशर हमेशा कम होता है। समझ में आया? तो वायु क्या है? वायु भारयुक्त होती है, ये एक इकाई की तरह है, और ये भारयुक्त होती है, और भार के कारण ही क्या होता है, भार के कारण ही वायु का दाब पड़ता है, वायु का दाब पड़ता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसी दाब को हम लोग बोलते हैं वायु दाब, या इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, एयर प्रेशर। क्या बोलते हैं? एयर प्रेशर। बात समझ में आ गई? एयर प्रेशर क्या है? कुछ नहीं, वायु के भार की वजह से वायु का जो दाब किसी भी चीज पे पड़ता है वो ज्यादा है या कम है। अब आपने ये भी जाना होगा कि वायु ठंडी भी हो सकती है, वायु गर्म भी हो सकती है, तो आपको खुद समझ में आ गया होगा कि वायु ठंडी होगी तो उसका प्रेशर ज़्यादा होगा, वायु गर्म होगी तो उसका प्रेशर कम होगा। क्यों? क्योंकि गर्म चीज़ हल्की होती है, ठंडी चीज़ भारी होती है। ऑब्वियसली आपको ये बात समझ में आ गई ना, बड़े आराम से आ गई होगी। तो वायु भारयुक्त होती है, और भार के कारण ही वायु दाब डालती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एयर प्रेशर कहते हैं। समझ में आया? लेकिन वायुमंडल में ऐसा नहीं होता। वायुमंडल क्या है बताइए? वायुमंडल मिक्सचर है, मिक्सचर ऑफ गैसेस, डस्ट पार्टिकल्स एंड वाटर वेपर। डस्ट पार्टिकल्स मतलब धूल के कणों का, धूल के कण, और जल वाष्प। समझ में आया? जल वाष्प समझ में आया कि नहीं? तो ये मिक्सचर है। और वायुमंडल का क्या है? वायुमंडल भारयुक्त नहीं है। अरे वायुमंडल अगर भारयुक्त होता है तो वायुमंडल का प्रेशर भी हमको फील होता है। समझ में? ये एक भौतिक विषय है, एक मतलब कंडीशन बेस्ड है। जैसे कि आपने सुना होगा कभी, जैसे हम लोग जब छोटे थे, जब हम लोग को पेपर में पढ़ाया जाता था या एग्जाम में क्लास में पढ़ाया जाता था, तो हम लोग को बोला जाता था निकालिए इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर। किसी भी चीज़ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकालने के लिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकालने के लिए हम लोग को कंडीशन दी जाती थी कि माना गया है कि जल वाष्प का मास इतना है, धूल के कणों का द्रव्यमान इतना है, और इस गैस का द्रव्यमान इतना है, तो इस गैस के सापेक्ष एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकालिए, ऐसे बोला जाता था। ये ऐसे तो होता नहीं था कि सारी गैसेस का द्रव्यमान दे दिया जाता, तो हमने निकाल लिया भैया, है ना, फिर तो नहीं निकलेगा ना। तो ध्यान रखिएगा, वायुमंडल वास्तविकता में भारयुक्त नहीं है, और भारयुक्त नहीं है जिसकी वजह से हमें इसका क्या फील नहीं होता, हमें दाब महसूस नहीं होता है। जो हम जो क्वेश्चंस निकालते थे एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, वो एक भौतिक विषय है जिसमें कंडीशन दी जाती थी, उस कंडीशन के बेस पे हम क्या करते थे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकालते थे। समझ में आया? तो दाब महसूस नहीं होता, और क्यों नहीं होता? क्योंकि ये भारयुक्त नहीं है। समझ में आया? तो ये डिफरेंस हो गया मेन एयर एंड एटमॉस्फेयर में, या वायुमंडल में। वायु एक इकाई है और वायु भारयुक्त होती है। भारयुक्त होने की वजह से ही हमें इसका दाब फील होता है, जिसके हम क्या बोलते हैं, वायु दाब कहते हैं।
वायुमंडल मिश्रण है गैसेस का, धूल के कणों का, जल वाष्प का, और वायुमंडल भारयुक्त नहीं है। जो वायुमंडलीय दाब हमें निकालने के लिए बोला जाता था, वो वायुमंडलीय दाब निकालने के लिए हमें एक भौतिक विषय के तहत उसमें कंडीशन दी जाती थी, उस कंडीशन के बेसिस पे वायुमंडलीय दाब हम निकालते थे, ठीक है। और ये भारयुक्त नहीं होता है, और भारयुक्त नहीं है जिसकी वजह से हमें दाब महसूस नहीं होता, और इसी वजह से वास्तविकता में एटमॉस्फेरिक प्रेशर का अस्तित्व, जो वायुमंडलीय दाब का अस्तित्व जो वास्तविक यहाँ पर है, वो वास्तविकता में वहाँ पर नहीं। समझ में आया? इतनी बात समझ में आ गई आपको? तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपको ज़्यादा नोट्स की जरूरत नहीं है, आपको यहाँ पर थ्योरी ही बनानी है अपनी, ठीक है। तो वायु भारयुक्त होती है, वायु की भारयुक्त होने की वजह से हमें इसका दाब महसूस होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? वायु दाब कहते हैं। वायुमंडल भारयुक्त नहीं है, जिसकी वजह से हमें इसका दाब महसूस नहीं होता है, तो वायुमंडलीय दाब का कोई अस्तित्व तो बनता ही नहीं। समझ में आया? ठीक, इतना समझ में आ गया। अब उसके बाद हम बात करते हैं पृथ्वी की। तो पूरी पृथ्वी पर क्या है बताइए? हमारे पूरे अर्थ पर क्या है? पूरी पृथ्वी पर कहीं थल है और कहीं जल है। कुछ जीव टेरेस्ट्रियल होते हैं, कुछ एक्वाटिक होते हैं, कुछ जीव थलीय होते हैं, कुछ जीव जलीय होते हैं, बस यही तो फर्क है। तो पृथ्वी पर दो चीजें पाई जाती हैं। क्या पाया जाता है बताइए? या तो पृथ्वी पर पृथ्वी पर थल होता है, या फिर पृथ्वी पर जल होता है। समझ में आया? तो पृथ्वी पर दो चीजें हैं, थल और जल। अब एक बात और बताइए आप, कि आपने कभी भी ऐसा देखा है कि पृथ्वी पर एक जगह थल 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 थल, ऐसा है क्या? एक साइड में जल है और एक साइड में थल है, ऐसा है क्या? ऐसा तो नहीं है। ये पूरी पृथ्वी है, तो ये अगर पूरी पृथ्वी है तो क्या होगा बताइए? वो नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, बीच में पानी पानी पानी, नीचे पानी, उधर पानी, फिर इधर अफ्रीका, बीच में पानी, ऊपर यूरोप, फिर इधर अरब सागर, उधर एशिया। एशिया तो धब्बेदार बना पड़ा है, बहुत सारे आइलैंड एशिया में, ठीक। कहीं पानी कहीं थल, कहीं पानी कहीं थल। प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अंध महासागर, आर्कटिक, अंटार्कटिक, यानी कि पूरी पृथ्वी पर ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट हमेशा ध्यान रखिएगा, पृथ्वी पर थल और जल का असमान वितरण है। समझ में आया? थल और जल का कैसा वितरण है? असमान वितरण है। बात समझ में आई? मतलब मेरे कहने का मतलब है, इंग्लिश वाले जान लीजिए, देयर इज ऑलवेज इरेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर ऑन अर्थ। समझ में आया? पृथ्वी पर थल और जल का वितरण कैसा है? इरेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी असमान वितरण है थल का और जल का। कहीं थल है तो कहीं जल, ठीक। अब हम बात करते हैं, जो हमने एटमॉस्फेयर की बात तो कर ली, अब हम एयर एंड एयर प्रेशर की बात करेंगे, क्योंकि यही चीज मेन है। मेन जो वास्तविकता है वो एयर प्रेशर ही तो है, यानी कि वायु दाब ही तो है। वायुमंडलीय दाब तो कुछ था ही नहीं, तो हम वायु दाब के बारे में पढ़ेंगे। तो अब पढ़ते हैं हम एयर और एयर प्रेशर के बारे में। तो एक बात बताइए, हवा वायु थल पर भी होती है और वायु जल पर भी होती है कि नहीं होती है? अब एक बात बताइए, वायुमंडल, अगर वायु दाब की बात हम देखें तो जैसे कि मान लेते हैं ये सूर्य है, ये बाबा है, और ये बाबा सूर्य बाबा जो हैं, सूर्य बाबा की रोशनी इधर भी आ रही है, सूर्य बाबा की रोशनी इधर भी आ रही है, वो सभी को देख रहे हैं ना। तो यहाँ पर थल है और उधर जल है। यहाँ पर आपको मैं एग्जाम्पल से बता रहा हूँ, ठीक है? थल है और जल है। एक बात है, सूर्य की किरणें जल पे भी गिर रही हैं, सूर्य की किरणें थल पे भी गिर रही हैं या नहीं गिर रही? अब आप अनुमान लगाइए कि कौन ज्यादा गर्म होगा, थल ज्यादा गर्म होगा या जल ज्यादा गर्म होगा? तो आप खुद अनुमान देखिए, थल कैसा है? ठोस है। और जल कैसा है? जल फ्लूइड है ना? तो जल फ्लूइड है और थल क्या है? ठोस है। तो एक बात है, ये सूर्य की रोशनी जब थल पे गिरेगी तो थल का सरफेस जो है वो क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। और सूर्य की रोशनी जब किस पे गिरेगी? जल पे गिरेगी। तो यहां पर होगा, वही मैंने आपको बताया था कल, रिफ्रैक्शन। सूर्य की रोशनी जब जल पे गिरेगी तो अंदर प्रवेश करेगी, चारों ओर फैलेगी, जिसकी वजह से ध्यान रखिएगा, जल ना तो ज्यादा गर्म होता है, जल ना तो ज्यादा ठंडा होता है। समझ में आया? हमेशा ध्यान रखिएगा, जल और थल में ठंडा और गर्म होने का जो कंपैरिजन है वो हमेशा थल के कंपैरिजन में निकाला जाता है कि थल ज्यादा गर्म हो जाता है और थल ज्यादा ठंडा हो जाता है, क्योंकि थल ठोस है, जल ठोस नहीं है, ठीक है? तो सूर्य की रोशनी जब थल और जल पे गिरेगी तो कौन ज्यादा गर्म होगा? थल गर्म होगा। जल भी गर्म होगा, लेकिन ये कम गर्म होगा।
जल गर्म होगा लेकिन ये कम गर्म होगा, और कम गर्म होगा इसका मतलब हम इसको अपेक्षाकृत कंपैरेटिवली कैसा बोल सकते हैं, ठंडा कह सकते हैं। बताइए, बड़े आराम से तैयार हो जाएगा। तो सूर्य की रोशनी जब थल पे गिरेगी और जल पे गिरेगी तो जल कंपैरेटिवली ठंडा रहता है। ऐसा नहीं कि सूर्य की रोशनी गिरने से जल ठंडा हो जाता है, ऐसा नहीं होता, लेकिन सूर्य की रोशनी गिरने से जल कंपैरेटिवली थल से ज़्यादा ठंडा होता है और थल गर्म होता है किसकी अपेक्षा, जल की अपेक्षा। बात समझ में, ये दिन की बात हो रही है जब सूर्य, क्योंकि रात में सूर्य निकलता नहीं। उसके बाद जब थल गर्म है तो यहाँ पर हवा भी कैसी होगी बताइए, गर्म होगी। जब हवा यहाँ गर्म होगी तो यहाँ हवा कंपैरेटिवली कैसी होगी, ठंडी हवा होगी, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। जब थल पे गर्म हवा है तो गर्म हवा का बताइए भार ज़्यादा होगा या ठंडी हवा का भार ज़्यादा होगा, तो ये बात पक्की है कि गर्म हवा का भार ज़्यादा होगा, वो गर्म हवा का भार कम होगा। तो इसका भार कम है और इसका भार ज़्यादा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसका भार ज़्यादा है, समझ में आया? तो इसका भार कम है, उसका भार ज़्यादा है। जिसका भार ज़्यादा होता है उसका प्रेशर भी ज़्यादा होता है। तो सिंपल सी बात है, इसका प्रेशर लो होगा, यानी कि जो निम्न दाब होगा, निम्न दाब देखिए मैंने आपको एग्जांपल से कितने आराम से बता दिया। और इसका भार ज़्यादा होगा तो इसका हाई प्रेशर होगा, हाई प्रेशर होगा, यानी कि इसका जो दाब है वो कैसा होगा, उच्च। समझ में आया? और ये सब किसके बारे में बात हो रही है, हवा के बारे में। तो ये हो गया निम्न दाब किसका, वायु का। ये निम्न हाई प्रेशर हो गया, उच्च दाब हो गया किसका, हवा का, वायु का। समझ में आया? तो इसका मतलब क्या है, जब सूर्य की किरणें थल और जल पे गिरती हैं तो जल का दाब उच्च दाब होता है और जल पर वायु दाब उच्च होता है और थल पर वायु दाब निम्न होता है। बात समझ में आ गई? अब हम यहाँ पे आते हैं। एयर एंड एयर प्रेशर में हम जब पढ़ रहे हैं तो हम पृथ्वी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो पृथ्वी पर थल है और जल है, तो बताइए पृथ्वी पर थल है तो पृथ्वी पर थल पर कैसा वायु दाब होता है, निम्न वायु दाब होता है, और जल पर कैसा वायु दाब होता है, उच्च वायु दाब होता है। समझ में आया? जल पर कैसा वायु दाब होता है, उच्च वायु दाब होता है। बात समझ में आई? तो इसका मतलब क्या होगा बताइए, कि थल पर निम्न वायु दाब है और जल पर कैसा वायु दाब है, उच्च वायु दाब है। तो इसका मतलब ये होगा, ये मैं हटा देता हूँ, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ये मैंने एग्जाम्पल बताया था आपको, तो ये चीज़ आराम से समझ में आ जाती है, एग्जाम्पल से ही चीज़ें समझ में आती है, ठीक है। अब एक बात बताइए कि थल पर निम्न वायु दाब है और जल पर उच्च वायु दाब है। समझ में आया कि नहीं? अब एक डेफिनेशन याद रखिएगा, ये बात मैंने आपको शायद पहले दिन भी बताई थी। एक डेफिनेशन याद रखिएगा, हवा की दिशा, हवा की दिशा आपके मन में आ गया होगा पॉइंट। हवा की दिशा हमेशा हाई एयर प्रेशर से किधर क्यों रहती है, लो एयर प्रेशर क्यों रहती है। तो एक बहुत सिंपल सा पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। पृथ्वी पर थल पर निम्न वायु दाब, जल पर उच्च वायु दाब। समझ में आया? अब एक बात देखिए, सूर्य की किरणें जब गिरेंगी तो इवेपोरेशन कहाँ होगा, वाष्पीकरण कहाँ होगा, या बादल कहाँ बनेंगे बताइए, जल पर या थल पर। या फिर अगर हम मान लेते हैं पृथ्वी पर जल की जगह यहाँ लिख लेते हैं सागर, लीजिए ये बड़ा सागर किनारे दिलिये पुकारे। तो पृथ्वी पर सागर पर बादल बनेंगे, और बादल बरसते कहाँ हैं, थल पे। तो बादलों को सागर से थल पे लाना ही पड़ेगा। अब बादल बने सागर में है, बरसे थल पे हैं, तो उनको किसी ने धक्का तो मारा है, और धक्का मारा है तो भगवान तो मारेंगे नहीं, इंसान मारेगा नहीं, तो कौन मारेगा, हवा मारेगी। यानी कि हवा, बादल को हवा कहाँ से कहाँ लेकर आई है, बादल को हवा, या हवा बादल को सागर से किधर क्यों लेकर आई है, सागर से किधर क्यों लेकर आई है, थल क्यों लेकर आई है। समझ में आया? इसका मतलब हवा की दिशा सागर से किधर क्यों रही है, थल की ओर। किस समय, दिन के समय। समझ में आया? यानी हवा की दिशा किधर से किधर को रही है, हवा की दिशा उच्च वायु दाब से किधर को रही है, निम्न वायु दाब की ओर रही है। समझ में आया? बात समझ में आ गई? तो ये हो गई आपकी हवा की दिशा। हवा की दिशा हमेशा हाई एयर प्रेशर से किधर क्यों रहती है, लो एयर प्रेशर क्यों रहती है। दिन में हवा की दिशा सागर से किधर क्यों रहती है, थल क्यों रहती है। यही आपकी डेफिनेशन थी। तो हवा की दिशा मैंने आपको डिफाइन कर दिया। हवा की दिशा हमेशा किधर से किधर रहती है, हवा की दिशा हमेशा, आप सागर से थल नहीं बोलोगे, आप बोलोगे उच्च वायु दाब से, उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर रहती है, या हवा की दिशा हमेशा हाई एयर प्रेशर से लो एयर प्रेशर की ओर रहती है। समझ में आई गई बात? ये आ गया या नहीं आ गया? ये आ गया होगा आपको, ठीक है।
ये होगी आपकी हवा की दिशा। समझ में आया? ये मैंने इसके एग्जांपल से बता दिया। तो हवा की दिशा हमेशा हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर क्यों रहती है? दिन के समय हवा की दिशा सागर से किधर क्यों रहती है? थल क्यों रहती है? याद रखिएगा, यही रात में उल्टा हो जाता है। रात में हवा की दिशा थल से सागर हो जाती है, क्योंकि थल पर हाई प्रेशर हो जाता है, सागर पर उच्च लो प्रेशर हो जाता है। क्योंकि मैंने आपको अभी बताया, ध्यान रखिएगा, थल बहुत जल्दी गर्म होता है और थल बहुत जल्दी ठंडा भी होता है। ठीक है, सागर लगभग एक जैसा रहता है, दिन में भी एक जैसा रहता है, रात में भी एक जैसा रहता है। कभी एक एग्जांपल आपको मैं बताता हूँ। कभी आप ये देखिएगा, छोटे थे जब हम लोग, सर्दी में जब हम लोग नहाने जाते तो पापा बोलते थे जाओ हैंडपंप से पानी भर के लाओ, गर्म पानी आ रहा है ना। गर्म पानी आ रहा है तो हैंडपंप में किसी ने मोटर लगा रखी है क्या, या उसमें किसी ने नीचे हीटर लगा रखा है? ऐसा तो है नहीं। लेकिन सर्दी में हम लोग पानी हैंडपंप चलाते थे, अब तो खैर हैंडपंप भी नहीं होते, हैंडपंप चलाते थे तो हम लोग बड़ा गर्म पानी आ रहा है। गर्म पानी नहीं आ रहा है, सर्दी के मौसम में हमारी बॉडी का टेम्परेचर बहुत कम हो रहा है, जिसकी वजह से वो नॉर्मल पानी भी हमको गर्म लग रहा है। बात समझ में आई? गर्मी के मौसम में हमारी बॉडी का टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से वो नॉर्मल पानी भी हमको ठंडा लगने लगता है। आप घड़े का पानी भी आपको ठंडा लगेगा, है ना, और फ्रिज का पानी भी ठंडा लगेगा। लेकिन अगर वही स्टील की बाल्टी में पानी रखा है तो वो पानी आपको नहीं लगेगा ठंडा, क्योंकि उसका टेम्परेचर आपका टेम्परेचर लगभग एक जैसा लग रहा है। समझ में आया? तो ध्यान रखिएगा, हमेशा गर्म ठंडा हाई लो प्रेशर जो होता है ये हमेशा कंपैरिजन में निकाला जाता है। ठीक है, तो हवा की दिशा हमेशा हाई एयर प्रेशर से किधर की ओर रहती है? लो एयर प्रेशर पर रहती है। इतना समझ में आ गया? तो ये तो हो गया सागर और किसकी बात, थल की बात, ये डिफाइन मैंने आपको कर दिया। समझ में आया कि नहीं? अब ये तो मैंने सागर की बात बताई। अब यही बात अगर हम किसी करें नदी की, तो बचपन में जब हम छोटे हुआ करते थे, बचपन में जब हम छोटे हुआ करते थे तो बताइए हम लोगों को कैसे पढ़ाया जाता था कि नदी कैसे बहती है? आप बताइए, नदी का बहना कैसे होता है? याद करिए बचपन में हम लोग कैसे पढ़ते थे। तो ये हमें जितना याद आता है उसमें ये लगता है कि ऐसे एक मैम थी, मतलब छोटे पे भी यही होता था, छोटे मैम लोग पढ़ाती थी, तो मैम पढ़ाती तो बड़ा मजा आता था। मैडम, अरे मैडम ने बोल दिया शशांक नदी कैसे बहती है? हमने मैडम कल 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 बहती है। बचपन में ऐसे पढ़ाया जाता है बच्चे, नदी कैसे बहती है? पर कल 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 बहती है। मतलब बात क्या है, नदी कल 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 क्यों बह रही? क्योंकि उसमें लहरें बन रही हैं। क्या बन रही हैं? लहरें बन रही हैं। और ये लहरें कैसे बनती हैं आपको मैं बता दूं, याद रखिएगा, नदी में लहरों का निर्माण क्यों होता है और कैसे होता है, हर चीज तब समझ में आई जब हम बड़े हो गए, तब याद आया कि बचपन ज़्यादा अच्छा था। क्यों? क्योंकि बचपन में हम लोगों को कोई रीज़न नहीं पूछता था। बस नदी कैसे बहती? कल 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 बहती है ना। गाय हमारी माता है ना, बाकी तो सबको पता है तो बाकी हमें ये नहीं पढ़ना था कि गाय से क्या है, कौन गाय के साथ क्या करता है, किसने गाय को मारा, किसने क्या किया, कुछ जानने की जरूरत नहीं थी, है ना। बचपन में हमें ये नहीं पता था कि किस खाने में प्रोटीन होता है, किस खाने में कार्बोहाइड्रेट होता है, किस खाने में फैट होता है, कौन सा खाना अच्छा है, कौन सा खाना बुरा है। मम्मी ने तमाचा मार के जो खिला दिया भैया वही बढ़िया है। उन्होंने कह दिया पापा का कौर, ये मम्मी का कौर, ये भैया का कौर, खा जा नहीं तो जूते से मारेगा, तो वो हम खा जाते थे, है ना। अब नहीं खाते। होटल पे अगर पैसे भी दिए हैं तो वो मैंने अरे ये खाना बेकार है ना, इसमें प्रोटीन नहीं है ना। तो ये चीज़ें बड़े होने के बाद बहुत सारे रीजंस हमारे दिमाग में आते हैं, यही रीज़न हमारी लाइफ को फंसा देता है। तो नदी में लहरों का निर्माण होता है तो नदी में लहरों का निर्माण क्यों होता है आप हमेशा ध्यान रखिएगा। नदी में कहीं भी एयर प्रेशर यानी वायु दाब जो होता है वो समान नहीं होता है। नदी में कहीं वायुदाब ज़्यादा होता है, कहीं वायुदाब कम होता है। और एक बात हमेशा ध्यान रखिए, कहीं वायुदाब ज़्यादा है, कहीं वायुदाब कम है, ठीक। तो हमेशा जो वायुदाब अगर मान लेते हैं ये नदी है, ये नदी है, यहाँ पर हाई प्रेशर है, इधर कहीं लो प्रेशर है ना। तो हाई प्रेशर होगा तो पानी नीचे को जाएगा, लो प्रेशर होगा तो पानी ऊपर को जाएगा। तो ये जो अल्टरनेट जो हो रहा है हाई लो हाई लो हाई लो, तो ये जो हाई लो हो रहा है इसकी वजह से क्या हो रहा है, नीचे पानी जा रहा है, ऊपर आ रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर आ रहा है, नदी एक दिशा में बह रही। तो यहाँ पर क्या बनने लगती हैं, यहाँ पर लहरों का निर्माण हो जाता है। समझ में आया। तो लहरों का निर्माण हमेशा ध्यान रखिएगा, नदी में असमान वायुदाब के कारण, किसके कारण, नदी में रीजन है ना, हम लोगों से पूछा जाता है रीजन बताइए। तो रीजन क्या होगा, नदी में वायुदाब कभी समान नहीं होता। तो नदी में असमान वायुदाब के कारण, असमान वायुदाब के कारण ही क्या होता है,
नदी में असमान वायुदाब के कारण ही काहे का निर्माण होता है, लहरों का निर्माण होता है। कहीं लहरें ज़्यादा तो कहीं लहरें कम, कहीं दाब ज़्यादा तो कहीं दाब कम, समझ में आया, तो कहीं प्रेशर ज़्यादा तो कहीं प्रेशर कम, तो हाई प्रेशर कहीं लो प्रेशर, समझ में आया। लेकिन कभी कभी हमने देखा भी है कि नदी में लहरें ही नहीं बन रही हैं, नदी बड़ी शांत सी होकर बह रही हो। कहते हैं जो चीज़ शांत होती है बड़ी डरावनी लगती है ना, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी इतना ध्यान रखिए, एयर और एयर प्रेशर में क्या था, पृथ्वी पर थल और जल सागर होता है, सागर में बादल बनते हैं, थल पे बारिश होती है। इसका मतलब हवा इस सागर से बादल को थल की ओर लाई, इसका मतलब सागर पर उच्च वायुदाब और थल पर निम्न वायुदाब, तो हवा की दिशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर हो गई, वो मैंने आपको बता दिया। नदी में लहरों का निर्माण होता है, रीजन नदी में असमान वायुदाब के कारण लहरों का निर्माण होता है, यानी कहीं हाई प्रेशर होता है कहीं लो प्रेशर, तो जिसकी वजह से लहरें ऊपर नीचे होना शुरू हो जाती है। समझ में आया? तो ये हो गया आपका नदी की बात भी मैंने आपको बता दी, मैंने आपको सागर की बात भी बता दी। समझ में आया कि तो सागर नॉर्मल वर्ड में हो गया, और जो नदी है वो एक कंडीशन मैंने निकाल दिया कि नदी में हमेशा हाई प्रेशर होता है और हमेशा हाई प्रेशर और लो प्रेशर दोनों होते हैं, और वहाँ पर इर्रेगुलर होता है जिसकी वजह से लहरों का निर्माण होता है। समझ में आया? उसके बाद जरा ये देख लीजिए, मान लेते हैं ये एक नदी है, ये नदी है, ठीक है, ये मुझसे बहुत प्यार करती थी और ये मैं हूं। मान लीजिए ये नदी है, ये मेरा प्यार है, और ये मैं हूं जिसके दो टुकड़े हो गए हैं, ये शशांक, ये शशांक। शशांक एक किनारा है और नदी उसका प्यार है, वो बही जा रही है, बही जा रही है, बही जा रही है। समझ में आया? तो अगर हमेशा ध्यान रखिएगा, प्यार व्यार को जाने दीजिए, अब ध्यान रखिए दिन के समय अगर आप देखेंगे तो दिन के समय बताइए, दिन के समय ये तट है, तट का मतलब ये किनारा है। समझ में आया? तू नदी में किनारा है ना, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ पाऊंगा, है ना, और तू कंट्रोल में भी रहेगी तो मेरी भी, दोनों तरफ मैं ही हूँ, है ना। तो ध्यान रखिएगा, दिन के समय तट पर तट गर्म रहता है और सागर नदी उसकी अपेक्षा ठंडी रहती है। तो यहाँ पर क्या होगा, दिन में यहाँ पर हाई प्रेशर होता है सागर नदी में, और यहाँ पर प्रेशर कैसा होता है, लो होता है। समझ में आया? तो एक बात आपको समझ में आ गई होगी, दिन में बताइए हवा, आप अब तो बता सकते हैं, दिन में हवा की दिशा किधर से किधर रहती होगी, नदी से किनारों की ओर रहती है, इधर भी रहती है और इधर भी रहती है। समझ में आया? तो दोनों डायरेक्शन में हवा रहती है, क्यों, उधर भी लो है इधर भी लो है, तो जिसकी वजह से हवा डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, तो हवा इधर भी रहती है, हवा इधर भी रहती है। यही कारण है कि दिन में नदी के क्षेत्र में हवा तेज चलती है और किनारों की ओर चलती है। समझ में आया? बात इतनी समझ में आ गई, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये चीज़ आगे अभी आएगी, टॉपिक में आएगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका एयर एंड एयर प्रेशर, बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर रिवर के क्षेत्र में ही, नदी के क्षेत्र में ही यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट और आता है, उसको हम बोलते हैं आइसोबार। क्या बोलते हैं? आइसोबार, या इसको बोलते हैं समदाब रेखा। क्या बोलते हैं? समदाब रेखा। समझ में आया? ये समदाब रेखा क्या होता है, अभी मैं बोल रहा था आपको, अभी मैं आपको बता रहा था कि आइसोबार, वो अभी मैं बोल रहा था कि नदी में असमान वायुदाब के कारण लहरों का निर्माण होता है, यही तो बता रहा था। लेकिन कभी कभी नदी बड़ी शांत लगती है, जब बड़ा डरावना सा लगता है कि वहां लहरें ही नहीं बन रही। तो एक बात बताइए, नदी, ये मैं आपको ऐसे ही बताते रहा हूं, नदी में पाया जाने वाला नदी में पाया जाने वाला शांत क्षेत्र, नदी में पाया जाने वाला क्या था, क्षेत्र, शांत क्षेत्र, जहां पर लहरों का निर्माण नहीं होता है। समझ में आया? और अगर नदी में कहीं लहरों का निर्माण नहीं हो रहा है तो बताइए, लहरों का निर्माण असमान वायुदाब के कारण होता है, और नदी में अगर लहरों का निर्माण नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि वहां पर वायुदाब समान है। ठीक, तो इसका मतलब ये है, इस शांत क्षेत्र में जो एयर प्रेशर है वो कैसा है, यहाँ पर समान वायुदाब है। समझ में आया? समान वायुदाब की वजह से यहाँ पर लहरें नहीं बन रही हैं। समझ में आया? तो ध्यान रखिएगा, ये जो समान वायुदाब के क्षेत्र जो नदी में पाए जाते हैं, इन्हीं समान वायुदाब क्षेत्रों को जो नदी में पाए जाते हैं और बड़े शांत होते हैं और यहाँ पर लहरें नहीं बनती हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं आइसोबार। समझ में आया? मतलब क्या हुआ, नदी में पाए जाने वाला ऐसा समान वायुदाब क्षेत्र जहाँ पर जो कि शांत रहता है, वहाँ लहरों का निर्माण नहीं होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, आइसोबार कहते हैं। ठीक है, लिख लेते हैं हम एक बार,
नदी में पाया जाने वाला कैसा क्षेत्र? शांत क्षेत्र। नदी में पाया जाने वाला शांत क्षेत्र जहां समान वायुदाब बना रहता है, और वहां पर लहरों का निर्माण नहीं होता है। बस उसी को हम कहते हैं क्या? उसी को हम कहते हैं आइसोबार। बात समझ में आ गई? ये हो गया आपका आइसोबार। तो देखिए मैंने आपको कितने पॉइंट बता दिए, हमने क्या क्या पढ़ लिया, एक बार अब जरा हाइलाइट्स मार लेते हैं। ये आपके ने बना लिया है, ठीक है, हाइलाइट्स मारते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आगे देखते हैं हम कैसे हमें पढ़ना है, किस पॉइंट तक हमें जाना है। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या था? सबसे पहला पॉइंट एयर एंड एटमॉस्फेयर हमने रिलेट किया, फिर एटमॉस्फेयर को हमने एलिमिनेट कर दिया, फिर एटमॉस्फेयर के बाद हमने एयर एंड एयर प्रेशर पढ़ा, वायु और वायुदाब पढ़ा, एयर प्रेशर पढ़ा, फिर हमने एयर प्रेशर के साथ साथ यहाँ पर हमने नदी के बारे में आइसोबार पढ़ लिया, है ना। हमने डायरेक्शन ऑफ विंड यानी हवा की दिशा, वायु की दिशा पढ़ ली, वायु की दिशा समझ ली कैसे होती है, वायु की दिशा समझ ली, आइसोबार पढ़ लिया। समझ में आया कि नहीं? यहाँ तक हमारे 4 पॉइंट हो गए। अब हम इसी को, इतना समझ में आ गया, अब हम इसी को क्या करेंगे, इसी को हम एक नए टॉपिक में चेंज करेंगे, जो कि मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखिए पहले आप एक एग्जांपल देखिए, जैसे मान लेते हैं ये ग्लोब है, ये पृथ्वी है, ठीक है, और ये भूमध्य रेखा है, ये हो गया इक्वेटर, ठीक है, ये हो गया भूमध्य रेखा, ठीक है। अब जरा आपने छोटा मोटा तो पढ़ा ही होगा, अक्षांश देशांतर पढ़े। पृथ्वी पर पाई जाने वाली पड़ी हुई रेखाएं सारी अक्षांश होती हैं, खड़ी हुई रेखाएं सारी देशांतर होती हैं, ठीक है। तो ये जो पड़ी हुई रेखाएं हैं ये मान लेते हैं अक्षांश है। तो मान लेते हैं 5 डिग्री ऊपर और 5 डिग्री नीचे, ठीक है, ये अक्षांश है। अब एक बात आपको बतानी है, आपके सवाल है ये 10,000 का कि 5 रुपए पेटीएम में आ जाएंगे आपके। ये जो क्षेत्र है 5 डिग्री ऊपर से लेके 5 डिग्री नीचे, पूछा ये है कि यहां पर एयर प्रेशर कैसा होगा, बताइए। यहां पर एयर प्रेशर कैसा होगा या यहां पर वायुदाब कैसा होगा? आपके पास ऑप्शन है, हाई प्रेशर होगा या लो प्रेशर होगा या पता नहीं क्या होगा या दोनों ही होगा, बताइए। तो आप यहाँ पर क्या दिमाग लगाएंगे? आप यहाँ पर दिमाग लगाएंगे कि कैसे दिमाग लगाएंगे, बताइए। जो जनरल हम दिमाग लगाते हैं अपना कॉमन सेंस, वो ये है कि ये भूमध्य रेखा है, ठीक, इक्वेटर है, और ये इक्वेटर है और भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, है ना। तो यानी कि सूर्य की ऊष्मा का असर, सूर्य की हीट का असर, सूर्य की ऊष्मा का असर लगातार भूमध्य रेखा पर होता है। तो इक्वेटर पर जितनी भी हवा होगी हमेशा हमेशा कैसी होगी? गर्म होगी। तो ये भूमध्य रेखीय क्षेत्र ही है, तो यहाँ पर हवा अगर गर्म होगी तो यहाँ पर प्रेशर कैसा होगा? लो एयर प्रेशर होगा, है ना। अरे सर मेरा आंसर आ गया, यहाँ पर लो एयर प्रेशर होने वाला है, यहाँ पर निम्न वायुदाब होने वाला है, और आंसर गलत हो गया। कैसे हुआ मैं आपको बताता हूँ। हाई एयर प्रेशर तो होने का मतलब ही नहीं बन रहा, वो तो छोड़ ही देते हैं कि हाई एयर प्रेशर तो होगा ही नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर आंसर निकला था हमारा, आंसर क्या था? लो एयर प्रेशर था। अब हमें प्रूव करना है, मैं आपको ये प्रूव करूंगा कि यहाँ पर ना लो एयर प्रेशर है ना यहाँ पर हाई एयर प्रेशर है, यहाँ दोनों ही है। कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए पॉइंट नंबर 1 अगर मैं आपको बताऊं तो एक बात बताइए, ये भूमध्य रेखा है, 5 डिग्री ऊपर 5 डिग्री नीचे। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था पूरी पृथ्वी पर क्या है, बताइए। पूरी पृथ्वी पर थल है और जल है, और दोनों का वितरण कैसा है? असमान है, ठीक है। तो इस पेटी में या इस बेल्ट में अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर जरूरी नहीं कि यहाँ केवल सागर ही सागर है, यहाँ पर कहीं थल होगा, फिर कहीं सागर होगा, फिर कहीं थल होगा, फिर कहीं सागर होगा। और मैंने आपको अभी बताया था कि हमेशा ध्यान रखिएगा सागर पर प्रेशर कैसा होता है।
सागर पर हमेशा हाई एयर प्रेशर होता है, किसके कंपैरिजन में? थल की अपेक्षा सागर पर उच्च वायु दाब होता है और सागर की अपेक्षा थल पर निम्न वायु दाब होता है या नहीं होता है? अगर जनरल वे में देखें तो यही होता है। तो इसका मतलब ये हम कहते हैं खूब भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें गिरती हैं, लेकिन भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें गिरेंगी तो थल पे भी गिरेंगी, सागर पर भी गिरेंगी, तो सागर कंपैरेटिवली ठंडा होगा किससे? थल से। और थल ज्यादा गर्म होगा किससे? सागर से। तो सागर पर कंपैरेटिवली हाई प्रेशर होगा किससे? थल से। किस इलाके में? इस भूमध्य रेखीय इलाके में। और थल पर लो एयर प्रेशर होगा किसकी अपेक्षा? सागर की अपेक्षा। किस इलाके में? भूमध्य रेखीय इलाके में। बात समझ में आ गई? तो यानी कि यहां पर सागर पर उच्च वायु दाब होगा और यहाँ पर कैसा वायु दाब होगा? निम्न वायु दाब होगा। समझ में आया? बात समझ में आई? यानी कि यहाँ पर एग्जैक्ट या पूरी तरीके से यहाँ पर लो एयर प्रेशर है, ऑब्वियसली है, वो चीज हम जानते हैं, लेकिन एग्जैक्ट हम ये नहीं कह सकते यहाँ पर कि यहाँ केवल लो प्रेशर है या यहाँ केवल हाई प्रेशर है, ऐसा हम नहीं कह सकते। समझ में? ऐसा नहीं कहा जा सकता। तो ध्यान रखिएगा, केवल ये इलाका मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए बचाया क्योंकि बीच में भूमध्य रेखा आ रही थी, ठीक है। अगर ये चीज हम कहीं भी बना ले मेरे भाई, अगर हम यहाँ बना ले 30 डिग्री से 60 डिग्री ऊपर, 30 डिग्री से 60 डिग्री नीचे, तो भैया आपने पढ़ा हुआ है क्या कि पूरी पृथ्वी पर थल और जल का वितरण कैसा है? असमान है। जब पूरी पृथ्वी पर थल और जल का वितरण असमान है तो ऑब्वियसली चाहे ठंडा हो चाहे गर्म हो, सूर्य की रोशनी हो या ना हो, थल पर प्रेशर हमेशा कम होगा और सागर पर हमेशा प्रेशर ज्यादा होगा। दिन के समय, रात के समय थल पर प्रेशर ज्यादा होगा, रात के समय सागर पर प्रेशर कम होगा। तो सिंपल सी बात है कि आप पूरी पृथ्वी में कहीं भी एक ऐसी बेल्ट रियल में नहीं बना सकते, कोई ऐसी बेल्ट एक वास्तविकता में नहीं बना सकते कि आप ये कह सकें कि वहां पर केवल कैसा प्रेशर है? लो प्रेशर है या वहां केवल हाई प्रेशर है। समझ में आए? बात समझ में आ गई? यानी कि ये बेल्ट बनाना इम्पॉसिबल है वास्तविकता में। समझ में आया? तो पॉइंट नंबर 1, थल पर नहीं, पृथ्वी पर थल तथा जल का कैसा वितरण है? असमान वितरण है। कैसा वितरण है? इर्रेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर ऑन अर्थ। समझ में आया? पहला पॉइंट ये है, वास्तविकता है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट हमारा क्या है? दूसरा पॉइंट ये है, पृथ्वी पर थल और जल का असमान वितरण है और दूसरा पॉइंट तथा हमने पढ़ा है कि जल पर हाई प्रेशर होता है, ठीक है, और थल पर कैसा प्रेशर होता है? लो प्रेशर होता है। समझ में आया? लो प्रेशर होता है यानी कि निम्न वायु दाब होता है। समझ में आया? इन दोनों पॉइंट के हिसाब से ये बात क्लियर हो रही है कि रियल में हम कोई भी ऐसी बेल्ट नहीं बना सकते पृथ्वी पर जहां पर केवल हाई प्रेशर या केवल लो प्रेशर हो। समझ में आया? अर्थात इन दोनों पॉइंट से समझ में आया, अर्थात वास्तविकता में पृथ्वी पर, वास्तविकता में किस पर? पृथ्वी पर किसी भी ऐसी पेटी या बेल्ट का निर्माण नहीं हो सकता जहां केवल हाई एयर प्रेशर या मान लीजिए कैसा एयर प्रेशर या लो एयर प्रेशर हो। बात समझ में आ गई मेरी? लो एयर प्रेशर, बात समझ में आई? बात यह है कि वास्तविकता में ऐसा नहीं होता, लेकिन किया गया है। लेकिन जियोग्राफी में या भूगोल शास्त्रियों ने
एयर प्रेशर बेल्ट्स का निर्माण किया है, हुआ है। एयर प्रेशर बेल्ट यानी कि वायुदाब पेटियों का उल्लेख है। तो ये बात तो पक्की हो गई कि ये वायुदाब पेटियों का जो उल्लेख है ये रियल तो नहीं होंगी, यानी कि ये होंगी काल्पनिक। समझ में आया कि नहीं? तो लास्ट पॉइंट ये हो गया, अर्थात जो एयर प्रेशर बेल्ट्स हैं या वायुदाब जो पेटियां हैं वो वास्तविक नहीं काल्पनिक है। अर्थात वायुदाब पेटियां कैसी हैं? काल्पनिक हैं। इनको पढ़े बिना आप आगे ज्योग्राफी में कुछ नहीं पढ़ सकते अगर आपने इनको नहीं पढ़ा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, ये वास्तविक नहीं है, काल्पनिक है। ये है नहीं, इनको जबरदस्ती कुछ कंडीशन रख के बनाया गया है ताकि पृथ्वी को अलग अलग बेल्ट्स में तोड़ के उनमें विंड्स एयर्स की दिशा को डिफाइन किया जाए ताकि आगे की थ्योरी बन सके। समझ में आया? तो ध्यान रखिएगा, ये भूगोल है, धरती गोल है, जहाँ नहीं गोल हो रही वहाँ गोल कर ली जाती है। ठीक है, तो वायुदाब पेटियां जो हैं वो सब कैसी हैं? इमेजिनरी हैं। और ये इमेजिनरी वायुदाब पेटियों के लिए आपको जाननी होगी अगली क्लास, जिसमें मैं अगली क्लास में आपको बताऊंगा कि वायुदाब पेटियां कैसे बनाई गई, वो इमेजिनरी क्यों हैं। तो आज के लिए इतना ही बना रहने देते हैं। हम कहाँ तक आ गए हैं? हमने एयर एंड एटमॉस्फेयर पढ़ लिया, हमने एयर प्रेशर पढ़ लिया, और लास्ट पॉइंट आइसोबार पढ़ लिया, हवा की दिशा पढ़ ली, जल और थल में डिफरेंस पढ़ लिया, और इसके बाद हम आ गए वायुदाब पेटियों पे। तो कल हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा एयर प्रेशर बेल्ट्स, वायुदाब पेटियां, ब्रैकेट में लिखेंगे काल्पनिक है। उसके लिए कुछ कंडीशन है, वो मैं आपको कल की क्लास में बताऊंगा। तो बने रहिए हमारे साथ। मैं शशांक तिवारी कल एक बार फिर से रात को 8 बजे एयर प्रेशर बेल्ट्स जो कि काल्पनिक है वो लेकर आऊंगा। तब तक के लिए आप अपनी तैयारी कीजिए और सुबह 8 बजे की क्लास में, करंट अफेयर्स की क्लास में रेगुलर रहने की कोशिश करिए। अगर आप उसमें रेगुलर रहेंगे तो आपको बहुत कुछ अचीव करने को मिलेगा जो आपको अभी अपने ऊपर विश्वास नहीं है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।